नीता अंबानी ने 43 की एज में आईवीएफ किया, जिससे कि उनके पास 2 ट्विंस पैदा हुए। कई सारे लोगों को उसकी उम्मीद मिली थी कि 43 की एज के आसपास भी हम ये चीज कर सकते हैं। आईवीएफ में खर्चा कितना होता है? आईवीएफ में खर्चा करीब आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ को बिल्कुल गांव की भाषा में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब एक प्रक्रिया होती है इक्सी प्रक्रिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस प्रक्रिया के लिए हमें देखना पड़ता है कि मैच्योर एग कितने हैं। उन मैच्योर एग को अलग छांटते हैं और एक एक स्पर्म को इक्सी मशीन के माध्यम से। आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे नेचुरली पैदा हुए बच्चों से डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होते हैं। मतलब ये प्रोसेस पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है या सिर्फ सुनने में उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? देखिए, आपको सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, हमारे लिए भी प्रक्रिया बहुत ही। आजकल एक चीज़ और ज़्यादा हो गई है कि एक तो लोग एल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ड्रग्स भी बहुत करने लगे हैं। सिगरेट्स तो लोग आजकल बहुत कॉमनली पी रहे हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है फिर भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें? जनरेशंस को ध्यान में देना चाहिए। अगर आप एल्कोहल, ड्रग्स या स्मोकिंग इनके चक्कर में पड़ गए हैं तो सिर्फ फर्टिलिटी नहीं, आपका ओवरऑल हेल्थ हैम्पर करता है। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान, जो कि एक आईवीएफ एक्सपर्ट हैं, जिनके पास 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना एमबीबीएस एमएस आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से किया है। आज के इस पूरे एपिसोड में हम इनसे जानेंगे कि आईवीएफ एक्चुअली होता क्या है, किसको आईवीएफ की ज़रूरत है, आईवीएफ से बच्चे नॉर्मल होते हैं या नेचुरली बच्चे नॉर्मल होते हैं, जितने भी आईवीएफ को लेके मिसकंसेप्शंस हैं वो, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी प्रोसेस में कितना समय जाता है, क्या ये प्रोसेस पेनलेस है, क्या ये प्रोसेस पेनफुल है, इसमें कितना खर्चा होता है। आईवीएफ को लेके जितने भी आपके मिथ्स हैं वो सारे बस्ट हो जाएंगे। आज हम ज्वाइन करते हैं डॉक्टर कुमुदनी चौहान। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू सो मच आप ये करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। आप कई बार मैं आपके हॉस्पिटल में बैठा हूँ साथ में, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो फॉर्मेट में लोगों को एजुकेट करने के लिए हमें वीडियो बनाना चाहिए। तो सिंपल भाषा में मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए व्यूअर्स को कि आईवीएफ क्या होता है, इस तरीके से कि गाँव का आदमी भी समझ जाए कि आईवीएफ है क्या। आईवीएफ को बिल्कुल गांव की भाषा में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ओके। क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है वो आपकी बॉडी के अंदर बनता है, जिसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके। और आईवीएफ में यही फर्टिलाइजेशन, यही निषेचन शरीर के बाहर होता है, हमारी लैब में होता है, पेट्री डिश में, जिसको टेस्ट ट्यूब भी बोल देते हैं। तो वो बेबी जो है वो बाहर लैब में बन रहा होता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। अच्छा। आईवीएफ का लिटरल मीनिंग होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन बाहर हो गया और उसके बाद उस एम्ब्रियो को फिर हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया आपके शरीर में, आपके यूट्रस में, फिर आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है। तो नहीं, तो ये नेचुरल है या सेमी नेचुरल प्रोसेस है? आप इसको सेमी नेचुरल भी कह सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बाहर हो रहा है पूरी तरीके से, आर्टिफिशियली हम लोग बाहर करा रहे हैं। और उसके बाद की पूरी जर्नी 5 डेज का जो एम्ब्रियो हो जाता है, या कई बार 3 डेज का एम्ब्रियो भी ट्रांसफर होता है, उसके बाद की पूरी जर्नी आपकी बॉडी में नेचुरल तरीके से होती है। सिंपल भाषा में मैं इसको मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपने एग्स और स्पर्म को अलग से अपनी लैब में ट्रांसफ्यूज़ किया, उसके बाद 5 दिन अपने पास रखने के बाद आपने उसको मॉनिटर किया, फिर आपने उसको इंजेक्ट कर दिया फीमेल में। बिल्कुल। फिर वो बनना शुरू होता है। बिल्कुल। ओके। तो मतलब ये इसको जो लोग मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है कि ये लैब में बनता है बच्चा, तो बनता लैब में ही है, लेकिन 5 दिन के लिए उसकी शुरुआत। लैब ग्रोन बेबी की बात कर रहे हैं, तो लैब ग्रोन बेबी मतलब वो लैब में 5 दिन के लिए ग्रो किया डेफिनेटली, लेकिन 5 डेज के बाद फिर वो आपकी बॉडी के अंदर ही ग्रो कर रहा है। पूरे 9 महीने फिर आपके शरीर में, आपके पेट में, आपके यूट्रस में ही वो ग्रो कर रहा है। और इसके बाद जब आपने उसको इंजेक्ट कर दिया बॉडी में, उसके बाद से क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल ही नॉर्मल नेचुरल होता है, जैसे कि आपकी एक नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है। आप जब प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो आप वेट करते हैं कि आपका पीरियड मिस हुआ कि नहीं हुआ। इसमें भी हम लोग जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद आपका 12 दिन के बाद हम लोग चेक करने के लिए बोलते हैं कि आप चेक करिए। अगर वो इम्प्लांट हो गया है, अच्छे से बॉडी में आपकी चिपक गया है, तो 12 दिन के बाद या 14 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। ओके। और उसके बाद की जर्नी बिल्कुल नेचुरल होती है कि उसके 2 हफ्ते बाद, यानी कि 6ठे हफ्ते पे हम आपका हार्ट बीट चेक करते हैं। 12 हफ्ते पे आपका पहला अल्ट्रासाउंड होता है, 18 से 20 हफ्ते पे उसके बाद का अल्ट्रासाउंड होता है। फिर एकदम ही नॉर्मल जैसे आपकी बाकी नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रक्रिया चलती है, वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। ठीक है। तो अब आप मुझे एक प्रोसेस भी बता दीजिए कि पेशेंट आपके पास कब आए, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, टोटल प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? प्रेगनेंसी के तो 9 महीने हो गए, उसके अलावा टोटल टाइम क्या लगता है आपके पास आने से बच्चा डिलीवर होने तक? ओके।
आईवीएफ के प्रोसेस में आप आने के लिए तो ऐसा कोई डे मत सोचिए, आप किसी भी डे पे आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आप पीरियड के जस्ट बाद पहुंचेंगे तो उस टाइम पे जो चेक करना होता है वो आपका डॉक्टर चेक कर लेगा। अगर पीरियड के 10-12 दिन के बाद आप पहुंचे तो उस टाइम पे जो हमें यूट्रस के लेयर एंड ऑल चेक करनी होती है वो हम चेक कर लेंगे। तो आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप पहुंचिए, बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि इस दिन जाएंगे उस दिन जाएंगे, आप जाइए, आपकी कुछ चीज़ें उस दिन ज़रूर चेक हो जाएंगी। अब जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है पीरियड के सेकेंड डे से। पीरियड के सेकेंड डे पे हम आपके कुछ हार्मोन टेस्ट कराते हैं। पीरियड के थर्ड डे से आपको इंजेक्शंस, फीमेल को इंजेक्शंस लगना शुरू होते हैं। इंजेक्शंस क्यों लगाते हैं कि जो हमारा नेचुरली क्या होता है कि एक साइकिल में, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एक ही अंडा निकलता है। अगर आपका ओव्यूलेशन वगैरह ठीक है, किसी के ओव्यूलेशन अच्छे नहीं होते हैं, एनोवुलेटरी या हमारे ओलिगोसाइकिल्स होते हैं, तो उसमें कई बार अंडा बनता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है आईवीएफ में कि हमें कम से कम 8 से 10 अंडे बनाने हैं। तो इसलिए हमें ओवरी को थोड़ा सा स्टिमुलेट करना होता है, और ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, और इन इंजेक्शंस बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लगाया जाता है, इसलिए कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं। और जब हमारी ओवरी स्टिमुलेट हो जाती है, जिसमें कि करीब 12-13 दिन लग जाते हैं, जब हमने देखा कि हाँ दोनों तरफ 6-7 फॉलिकल्स दिख रहे हैं, फॉलिकल्स यानी जिसके अंदर अंडे बनते हैं, उसके बाद हम लोग एग्स को मैच्योर करने का एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको ट्रिगर भी बोला जाता है। ओके। उसके बाद उसके 36 आवर के बाद हम लोग एग रिट्रीव कर लेते हैं। अच्छा, एग कैसे रिट्रीव करते हैं? पेशेंट को करीब 7 से 10 मिनट की बेहोशी, शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है, और उसमें हम लोग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके माध्यम से हम लोग सारे फॉलिकल को सक करते हैं, फॉलिकुलर फ्लूइड को, और उसी फ्लूइड में कहीं ना कहीं वो ओसाइड भी हमारे पास आ जाता है। सेपरेशन उसके बाद वो आ गया। अब वो जब हमारे पास लैब में आ गया तो जो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो हमारे एग को फिर चेक करते हैं कि इसमें से कितने एग अच्छे हैं, कितने मैच्योर हैं, कितने मैच्योर हैं या एकदम ही अर्ली जर्मिनल फेज में हैं। तो जो मैच्योर एग होते हैं उनको हम लोग अलग छांट लेते हैं, और फिर उसमें जो हस्बैंड का स्पर्म है हम लोग उसी दिन सेम डे उनसे कहते हैं कि आप उसको कलेक्ट करके हमको दे दीजिए। अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम होती है, वो कलेक्ट करने में सक्षम नहीं है, उसे कोई दिक्कत है, तो पहले से भी कलेक्ट करा के हम लोग फ्रीज कर लेते हैं उसको। या कभी कभी टेसा का प्रोसेस भी इस्तेमाल किया जाता है स्पर्म को निकालने के लिए। डायरेक्टली स्पर्म हम लोग टेस्टिस से ले लेते हैं। अब जब स्पर्म और एग दोनों हमारे पास आ गए तो 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है नॉर्मल आईवीएफ, उसमें हम लोग एग और स्पर्म को मिक्स करके रख देते हैं। ठीक है। एक डिश होती है, उसमें हमने एग भी डाल दिए और स्पर्म भी डाल दिए। अब ये अपने आप नेचुरली फर्टिलाइज होगा। वो जिस स्पर्म को जिस एग में जैसे जाना होगा वो जाएगा। अच्छा, जब ये सिंपल आईवीएफ का प्रोसेस करते हैं तब इस समय हम लोग वो मैच्योर इमेच्योर एग अलग नहीं करते, जैसे भी एग हमारे आए उनको सेम ऐसे ही रख देते हैं और स्पर्म डाल देते हैं। ठीक है। अब एक प्रक्रिया होती है इक्सी प्रक्रिया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। हाँ जी बिल्कुल। इस प्रक्रिया के लिए हमें देखना पड़ता है कि मैच्योर एग कितने हैं। उन मैच्योर एग को अलग छांटते हैं और एक एक स्पर्म को इक्सी मशीन के माध्यम से एक एक एग में एक एक स्पर्म लेके हम उस एग में एक स्पर्म इंजेक्ट कर देते हैं। यानी कि हमने अपने द्वारा स्पर्म सिलेक्ट किया कि अच्छा से स्पर्म कौन है, और उस अच्छे से स्पर्म को हमने एक एग में इंजेक्ट कर दिया, फर्टिलाइज करा। फर्टिलाइजेशन रेट को बढ़ाने के लिए, फर्टिलाइजेशन रेट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग नेचुरल आईवीएफ में छोड़ते हैं, हमें नहीं पता कि एग्स मैच्योर हैं कि इमैच्योर हैं, हमने बस वो नॉर्मल जो एग निकले ओसाइट क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स जो निकला उसको हमने डाल दिया। हो सकता है कि हमारे पास एक भी मैच्योर एग ना हो, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। या हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो स्पर्म हमारा पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, तो कई बार टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता है। अच्छा। यानी कि एक भी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। ओके। तो ऐसे में फिर हम लोग इक्सी की हेल्प लेते हैं ज़्यादातर। अगर कोई मेल फैक्टर नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है मेल पार्ट से, तो हाफ आईवीएफ हाफ इक्सी भी कर सकते हैं। यानी आधे अंडों का हमने आईवीएफ कर दिया, आधे हमने इक्सी कर दिए। और अगर मेल फैक्टर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो सारे ही अंडों का इक्सी करा जाना ज़्यादा बेहतर होता है। ओके। मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम पहले ICSI से करें, उसके बाद हम जाएँ दूसरी प्रोसेस में।
ऐसा नहीं है, इसमें देखा जाता है, देखिए पहले से तो सिर्फ आईवीएफ होता था, फिर इक्सी की प्रक्रिया आई। अभी भी इसमें डिबेट है कि इक्सी फॉर ऑल, यानी कि सबको इक्सी करें या सबको इक्सी ना करें, क्योंकि इक्सी में हम लोग अपनी आंख से सिलेक्ट कर रहे हैं अच्छा स्पर्म, और जो प्लेन आईवीएफ की प्रक्रिया है उसमें नेचर सिलेक्ट कर रहा है अच्छा स्पर्म। अच्छा। तो कई बार ऐसा है कि स्पर्म उतना अच्छा है ही नहीं, अब वो जो भी है उसी में से कुछ सिलेक्शन हो रहा है, तब हम अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हम इसमें से ज़्यादा अच्छा सिलेक्ट करेंगे, और स्पर्म सिलेक्शन के भी कई सारे मेथड्स हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अब ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जो हमने जिस दिन आपके एग निकाले उसी दिन किया। ठीक है। अब इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन के बाद हमने इसको इंक्यूबेटर में रख दिया। इंक्यूबेटर में रखने के बाद हम लोग इसको जनरली अब 5 डेज के लिए रखते हैं। बेंचटॉप इंक्यूबेटर्स अवेलेबल है हमारे पास, जो अच्छा माहौल देते हैं एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो 5 डेज तक ग्रो कर जाता है। 5 डेज तक एम्ब्रियो ग्रो करने से हमें फ़ायदा क्या होता है कि 5 डे का एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। अगर वहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं तो मानते हैं कि अच्छा थर्ड डे के बाद कुछ एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं लेते हैं, जिसमें मेल फैक्टर अच्छा नहीं है या और कोई जेनेटिक इशू है, तो 3rd डे के बाद वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, ग्रोथ ही नहीं लिया। तो 5th डे तक जिसने ग्रोथ लिया दैट मीन्स वो ज़्यादा अच्छे एम्ब्रियो है, राइट? क्योंकि वो 5वें दिन तक चला गया, तो वो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा एम्ब्रियो माना जाता है। और 5th डे का जो ब्लास्टोसिस्ट जब बन गया, तो अगर फीमेल बॉडी रेडी है तो हम साथ के साथ उस दिन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको कहते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। और अगर आपकी बॉडी रेडी नहीं है, आपके डॉक्टर ने कहा कि नहीं अभी आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहिए, आपके जो भी एम्ब्रियोज हैं उनको आप फ्रीज करवा दीजिए, क्रायो प्रिजर्व करवा दीजिए। अच्छा। इनको क्रायो प्रिजर्व कहते हैं क्योंकि इनको बहुत ही ठंडे माहौल में फ्रीजिंग टेक्निक ही हो गया, मतलब नॉर्मल भाषा में कि उन्होंने फ्रीज कर लिया अपने एम्ब्रियो को। अब उसका वो 5 डेज पे ही रुक गया, अब ग्रोथ नहीं लेगा, वहीं पे रुका हुआ है। ओके। अब हमको जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है तो हमने आपकी यूट्रस को प्रिपेयर करा। उसको प्रिपेयर करने के लिए कई तरीके होते हैं, कुछ दवाइयाँ आती हैं या नेचुरल तरीके से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब आपका यूट्रस रेडी है टू टेक दैट एम्ब्रियो, उस टाइम पे हमने उस एम्ब्रियो को लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाला, इसको थॉइंग प्रक्रिया कहते हैं। और थॉ करने के बाद उस एम्ब्रियो को हमने कुछ टाइम दिया, 6 घंटे का, 7 घंटे का या थोड़ा ज़्यादा भी, जैसा ही वो एम्ब्रियो है। और जब वो एम्ब्रियो बढ़िया से एक्सपेंड कर गया, फिर हमने उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर के माध्यम से बिल्कुल सिंपली विदाउट एनी एनेस्थीसिया आपको ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें किसी प्रकार का आपको दर्द या तकलीफ नहीं होती है। और ये दोनों ही प्रोसेस, अंडे निकालने का और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस, अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में किया जाता है। ओके। अल्ट्रासाउंड से हम देखते रहते हैं कि कहाँ पे जा रहा है आपके यूट्रस में, जिस जगह पे रखना होता है उस जगह पे हम उसको सही जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब ये प्रोसेस पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है या सिर्फ सुनने में उतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? देखिए, आपको सुनने में अमितांश जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि आप दूसरे फील्ड के हैं। हमारे लिए भी प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है। ओके। और पेशेंट के लिए भी ये प्रक्रिया बहुत सरल ही होती है, बहुत ज़्यादा किसी बड़ी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। पेनलेस है? ऑलमोस्ट पेनलेस है। थोड़ा बहुत पेन जो होता है वो इंजेक्शंस होते हैं, जो कि आपके जैसे इंसुलिन इंजेक्शन हो, उतनी बारीक निडल से आपको इंजेक्शन लगते हैं। और जो एग पिकअप की प्रक्रिया है वो आपकी बेहोशी में होती है, तो आपको पेन होता ही नहीं है। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बहुत ही बारीक कैथेटर से ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें भी आपको पेन नहीं होता। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद लास्ट में सिर्फ एक प्रेगनेंसी टेस्ट रह जाता है? बस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपने अगर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र लिया है तो 12 दिन के बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव होने की संभावना होती है। अगर 3 दिन का बच्चा आपने ट्रांसफ़र लिया है तो आपको 14 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होने की संभावना होती है। और कितनी साइकिल्स लगती हैं इसको करने में? अगर मान लीजिए एक साइकिल किसी की फेल हो जाती है तो आदमी कितनी साइकिल ऑप्ट कर सकता है? देखिए, साइकिल ऑप्ट करने की बात अगर हम कहें तो हम साइकिल मान किसको रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कितने भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका डॉक्टर आपको क्या कह रहा है। आपकी यूट्रस की लेयर अगर ठीक नहीं है तो पहले उसको ठीक करें, उसके बाद ट्रांसफ़र लें। कई बार लोगों का सब कुछ अच्छा होता है फिर भी ट्रांसफ़र फेल हो रहे होते हैं, तो हमें उसमें एम्ब्रियो की कंडीशन भी चेक करनी होती है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करनी होती है। एंड आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी है फिर भी नहीं हो रहा है तो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे होते हैं, वो भी चेक करे जाते हैं। उसके बाद भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो अगर आपके एम्ब्रियोज आपके पास हैं तो आप ट्रांसफ़र 3 से 4, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने 6-7 ट्रांसफ़र लिए हुए होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर पेशेंट चाहे तो ट्रांसफ़र आगे भी ले सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने में उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, मेरे कुछ नॉन फ्रेंड्स भी हैं और कुछ लोग जो आईवीएफ ऑप्ट कर चुके हैं,
एक बार उन्होंने किया या दूसरी बार किया, तो तीसरी बार करने की ना उनकी अंदर से इच्छा नहीं है कि शायद वो या तो हार मान चुके हैं या वो इतना पेनफुल प्रोसेस उनके लिए हो गया है, क्योंकि महिलाओं के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग भी होता है ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है है। ना। तो कई सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं कि यार नहीं मेरे साथ हो ही नहीं सकता, तो उसको वो ड्रॉप कर देते हैं इस आइडिया को। बिल्कुल, ये बात मैंने भी देखी है कि पेनफुल ये उतना नहीं होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कुछ इंजेक्शन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के, अगर वो पेशेंट लगातार लगाता है तो वो डेफिनेटली थोड़ा पेनफुल हो जाता है, जो कि हम लोग हमारे गंगा लक्ष्मी आईवीएफ में जनरली नहीं देते हैं हर पेशेंट को। हम लोग दूसरी जो तरीके हैं उनके हिसाब से प्रोजेस्टेरॉन को देते हैं। इंजेक्शन वाले प्रोजेस्टेरॉन हम लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा पेनफुल होता है। इसी वजह से बाकी हॉस्पिटल्स में लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ये भी वजह हो सकती है, और दूसरी बात है जो आपने बात कही मेंटली जो एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा, उनका फाइनेंशियल पार्ट भी, पैसे भी लग रहे हैं, और एक बहुत बड़ी होप होती है कि अब हम आईवीएफ करा रहे हैं, दिस इज लास्ट ऑप्शन, अब तो मेरा हो ही जाएगा। और जब वो नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना हार मान लेते हैं। तो ये बात ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए पेन की अगर बात करें तो एक महिला जब एक बच्चा चाह रही होती है ना, तो कितना भी पेन बर्दाश्त करने के लिए तैयार होती है। तो पेन तो उतनी बड़ी बात नहीं है, कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पे टूट जाते हैं कि इतना सब कर लिया, लास्ट ऑप्शन हमने ले लिया, उसके बाद भी हमारा नहीं हो पा रहा है, तो अब तो शायद नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक तो इसमें एक एज लिमिट भी गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है कि 50 के ऊपर आप आईवीएफ नहीं करा सकते हो। लोग कई सारे लोग, अभी क्या था ना, जैसे नीता अंबानी ने 43 की एज में आईवीएफ किया, जिससे कि उनके पास 2 ट्विंस पैदा हुए। तो कई सारे लोगों को उसकी उम्मीद मिली थी कि 43 की एज के आसपास भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब 50 ईयर उसके बाद क्रॉस हुआ तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया कि 50 के बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाओगे 50 के बाद, गवर्नमेंट ऐसे सोचती है। तो कई सारे लोगों के लिए तो वो एंड पॉइंट हो जाता है, इससे पहले ही कर सकते हैं। तो इससे यही जुड़ा हुआ सवाल है कि एक तो क्या एज है कि आदमी करा सकता है, एक हेल्दी एज, और किस एज तक उसको पहले नेचुरली ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आईवीएफ में आना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये जो बात आपने कही अमतांशी, ये भी बहुत बढ़िया है कि सच में गवर्नमेंट ने जो ये रूल लेके आया, ये बहुत अच्छा ही लेके आया। कहीं ना कहीं सोसाइटी के फ़ायदे के लिए ही आया है ये। अच्छा, हाँ, तो देखिए आईवीएफ पे जाने की अगर हम बात करें तो पहले हमें देखना होगा कि आपकी मैरिज किस एज पे हुई है। अगर आपकी मैरिज ही बहुत लेट हो रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, आप 1 साल देखिए। अगर आपकी शादी 35 के बाद हुई है, देखिए तो 30 के बाद ही हमारी कहीं ना कहीं एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी घटने लगती है। अब 35 के बाद आपकी मैरिज हो रही है, फिर आप सोचो कि अरे अभी तो मैंने 1 ही साल ट्राई किया है, नहीं, 35 के बाद आपने अगर 6 महीने भी ट्राई किया है ना, दैट इज़ इनफ। अब आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाइए, उनसे जो भी है ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगर आपको अगले 1 साल में, 1.5 साल में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आप आईवीएफ पे जा सकते हैं। मतलब डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, तुरंत डिसीजन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके एक बार एग ख़त्म हो गए या इतने कम हो गए कि वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर हम अपने सेल्फ एग से आईवीएफ के लिए भी वंचित हो गए। बिल्कुल। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया? थर्ड पार्टी डोनेशन, यानी कि अब हम एग किसी और महिला का लें। सरोगेसी नहीं, दैट इज नॉट सरोगेसी। नहीं, सरोगेसी भी तो ऑप्शन है, मैं ये बता रहा हूँ। सरोगेसी तो हमारा दूसरा ऑप्शन है। वो ऑप्शन होता है जब हम अपने अंदर बच्चे को कैरी नहीं कर सकते, किसी ऐसी बीमारी की वजह से, ऐसी समस्या की वजह से कि हमारे अंदर हम प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकते, तो फिर वो भ्रूण जो है हम किसी और महिला को ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहते हैं। और जो एग डोनेशन की बात मैं कह रही हूँ, उसमें हम दूसरी महिला का सिर्फ एग ले लेते हैं, यानी कि इंजेक्शन जो अभी हम बता रहे थे वो उस महिला को लगेंगे और उसके एग रिट्रीव होंगे। अब वो एग लेके आपके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे और वो जो बच्चा बनेगा वो आपके अंदर ट्रांसफर होगा। अच्छा। तो हमें उस एग डोनेशन की प्रक्रिया पे ना जाना पड़े, इसके लिए आपको टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ये लीगल है इंडिया में वैसे? हाँ, एग डोनेशन लीगल है, बशर्ते लीगल तरीके से एग डोनेशन किया जाए। ठीक है। ऐसे ही कहीं से हमें एग नहीं लेना। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सेट करी हैं कि आपका रजिस्टर्ड बैंक है, आप वहाँ से एग डोनेशन का प्रक्रिया करिए। एक डोनर एक बार एग दे सकती है, बार बार नहीं। सब चीज़ें गवर्नमेंट ने एक्चुअली इस तरीके से रूल्स लाए हैं जिससे कि हमारे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारी जो एग डोनेशन कर रही हैं महिलाएं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, और सोसाइटी में जो कहते हैं ना जेनेटिक मिक्सिंग जो बहुत हो जा रही है ना, वो चीज़ें ना होने पाए, हेल्दी जीन आगे बढ़ें।
तो ये रूल रेगुलेशन बहुत ही अच्छे हैं। तो हम लोग एज की बात कर रहे थे, अगर आपकी एज टाइमली मैरिज हो गई है, जो टाइमली मैरिज की मैं बात करती हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी 25, 26, 28 के अंदर शादी आपको कर लेनी चाहिए, और 30 के अंदर आपको एटलीस्ट एक प्रेगनेंसी हो जाए, और अगर दूसरा है तो चलो 32 के अंदर आप कर लो। बहुत ही अच्छा है अगर आप अपनी दोनों प्रेगनेंसी 30 के अंदर कर लें, जो कि थोड़ा इस टाइम पे मुश्किल दिखता है। बच्चे अपना करियर में इतने बिजी हो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें और बच्चों को अभी से माइंड सेट दें तो ये करा जा सकता है। अगर मैं बात करूं आपकी, तो अभी मुझे लगता है कि आप की प्रेगनेंसी हो चुकी है आपके 30 के अंदर। हाँ, मतलब भाई आप दोनों की आप दोनों हो चुकी है। तो ये चीज़ सभी को सोचनी चाहिए। तो अगर आपकी शादी टाइम से हुई है, फिर आप 2-3 साल ट्राई कर चुके हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है आपको, तो आप डॉक्टर से मिलिए। कहते तो हम हैं कि 1 साल अगर आपको प्रेगनेंसी, आप साथ में रह रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप फटाफट अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए और आगे की सलाह लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको आईवीएफ ही तुरंत बता दिया जाएगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। हाँ, एक और केस अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा कि एक मतलब 2 सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर थोड़ी सी एज में ज़्यादा है, उसने आईवीएफ को ऑप्ट किया, तो दूसरी सिस्टर ने भी डायरेक्टली आईवीएफ को ऑप्ट करने के लिए डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने उसको एजुकेट किया कि नहीं, आपको अभी आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, पहले आप नेचुरल ट्राई करिए, अपने टेस्ट कराइए, क्योंकि आईवीएफ ही एक ऑप्शन नहीं है ये सब करने का। लोगों को दिमाग में क्या आ गया कि जब ऑलरेडी कुछ अवेलेबल है तो हम वही करा लेते हैं, नेचुरली इसको करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे भी अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिल रही हैं कि आते हुए कई सारे पेशेंट्स आपके पास। हाँ, अभी ऐसा हुआ कि एक पेशेंट है हमारे, उनका यंग पेशेंट है, यंग कपल है, अभी ज़्यादा टाइम भी शादी को नहीं हुआ, एज भी कम है दोनों की, और उसको बाय चांस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। ये क्या होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर गई। अच्छा। तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा दिक्कत हुई, उसे मैं थोड़ा भूल गई, उसको सर्जरी के लिए जाना पड़ा था, या फिर मेडिकल मेथड से ही उसका ठीक हुआ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कई बार उसके लिए सर्जरी में जाना पड़ता है, कई बार वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। अच्छा। तो उसे ये डर बैठ गया कि अब मेरा दोबारा प्रेगनेंसी कहीं फिर से एक्टोपिक ना हो जाए। ओके। अच्छा, चांसेस भी होते हैं दोबारा से, अगर एक बार एक्टोपिक हुआ है तो एक्टोपिक के चांसेस भी होते हैं, लेकिन 100% आपको एक्टोपिक होगा ऐसा नहीं है, आपको नेचुरल नॉर्मल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। मैंने उसको काउंसिल किया कि आप नेचुरल ट्राई करो, बट शी वॉज नॉट रेडी, कि मैं बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं लेना चाहती कि मुझे एक्टोपिक हो। ओके। तो उन्होंने आईवीएफ ऑप्ट किया, और वो आईवीएफ पे गए, उसके बाद उन्होंने आईवीएफ से अपना सक्सेसफुल रहा। हाँ, सक्सेसफुल रहा। देखिए, आईवीएफ में भी एक्टोपिक के चांस होते हैं, मैं आपको बताऊं, बट हाँ थोड़े कम होते हैं। आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है? अच्छी लैब है, अच्छा आपका फर्टिलिटी एक्सपर्ट है, उनकी लेबोरेटरी बढ़िया है, तो सक्सेस रेट लगभग आपका 70 to 75% होता है। अब ये सक्सेस रेट डिपेंड करता है आपकी एज पे भी। देखिए, ये लैब का, आप उस सेंटर का सक्सेस रेट है। अब एक पर्सन को अगर हम देख लें, या उस जिस मंथ उन्होंने अपना सक्सेस रेट कैलकुलेट करा, या जिस ईयर करा, उस ईयर उनके पास किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा गए। ऐसे पेशेंट जिनका एग क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था, उनका यूट्रस भी गड़बड़ था, तो हो सकता है उस साल उनका सक्सेस रेट डाउन हो जाए। ओके। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऐसे पेशेंट हो गए जिनका एग है ही नहीं, तो डोनर एग हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो वो हेल्दी एग हमने जब यूज़ कर लिया यंग का, तो हो सकता है सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाए। तो सक्सेस रेट जनरली आप अपने पर्सपेक्टिव से अपने डॉक्टर से पूछिए कि मेरे लिए क्या होगा। इसके लिए कुछ टेस्ट ज़रूरी होंगे ना? इसके लिए टेस्ट ज़रूरी हैं, वो आपके एक्सपर्ट आपके लिए कराते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपके हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, आपकी यूट्रस की लेयर चेक करते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म टेस्ट कराते हैं, स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कराते हैं। सारे टेस्ट के बाद आप पूछिए कि अब हमारा सक्सेस रेट क्या हो सकता है। ओके। आप ऐसा ना मान लीजिए कि सेंटर का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, आप अपने बारे में बात करिए। आजकल एक चीज़ और ज़्यादा हो गई है कि एक तो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ड्रग्स भी बहुत करने लगे हैं, सिगरेट्स तो लोग आजकल बहुत कॉमनली पी रहे हैं। तो एक कोई ऐसी बात या 2 ऐसे पॉइंट्स आप बताना चाहो कि जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वो ये सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें? अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या कुछ कर रहा है, तो क्या वो, क्योंकि उनको पता है कि आईवीएफ तो अवेलेबल है तो हम वही करा लेंगे, तो आपका क्या कहना है एज अ डॉक्टर? बिजनेस आपके लिए अलग है ना, और ये चीज़ अगर किसी को एजुकेट करना हो कि आदमी को आपके पास आना ना पड़े।
देखिए आज की डेट में भी मैं एज ए डॉक्टर ही बात कर रही हूँ, अभी बिजनेस पार्ट कोई मेरे माइंड में आया नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करिए कि आपको आईवीएफ पे ना जाना पड़े, आप कुछ ऐसा करिए कि आपको सिजेरियन सेक्शन पे ना जाना पड़े। जो चीज़ें नेचुरल भगवान ने बनाई हैं उसके द्वारा ही आपको संतान प्राप्त हो। अब एक दो पॉइंट जो मैं कहूँगी जो हमारे जनरेशन्स को ध्यान में देना चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को पहले अच्छा करें। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आप अल्कोहल, ड्रग्स या स्मोकिंग इनके चक्कर में पड़ गए हैं तो सिर्फ फर्टिलिटी नहीं, आपका ओवरऑल हेल्थ हैम्पर करता है, आपकी सोशल लाइफ हैम्पर होती है। और अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं कुछ भी करूं आईवीएफ तो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग पे हैं तो आपकी आईवीएफ की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा ही घट जाने वाली है। ओके, ये दोनों के लिए है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए है डेफिनेटली। वो मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर, कोई भी अगर हमारे इनको हम लोग बैड हैबिट्स बोलते हैं इसमें है अगर, तो कहीं ना कहीं आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी खराब होगी और आपकी आईवीएफ की प्रक्रिया की सक्सेस रेट कम हो जाएगी। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मान के ना रखें कि आईवीएफ मेरे लिए 100% है। आईवीएफ 100% बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उसका सक्सेस रेट भी आपने बताया ना कि ये बस 70-75% तक ही है। हाँ, 70-75% बहुत अच्छा है, क्वालिटी है, सब कुछ है, तो ज़्यादा 80-85% हो जाएगा। ओके, अच्छा 2-3 पॉइंट्स ऐसे और मुझे बताइए कि जिसने आईवीएफ शुरू किया है और अपने प्रेगनेंसी को पूरा अच्छे से कैरी करने के लिए, उनके मिसकैरेज ना हो जाए या अबॉर्ट ना हो जाए बच्चा, उसके लिए उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, अगर आप अच्छे से सब अपना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आईवीएफ स्टार्ट होने के पहले से आप अपनी तैयारी करिए। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ अपने पेशेंट से कि आपने जब शादी करी तो आपने प्री ब्राइडल पैकेज लिया होगा, है ना, कि ऐसे मेरे हेयर हेल्दी हो जाए, मेरी स्किन हेल्दी हो जाए, वो 1-2 महीने 3 महीने पहले से शुरू होता है। तो ऐसे ही आईवीएफ की प्रक्रिया में भी जाने के पहले आप 1 से 2 महीने का एटलीस्ट टाइम लीजिए पहले, और उसमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करिए। हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, कुछ सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से पूछिए कि मेरे लिए क्या सप्लीमेंटेशन अच्छा होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा होती है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में। प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, उसको पूरा आप ओवरकम करें, सप्लीमेंट ठीक से लें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें और उसके बाद फिर आईवीएफ पे जाएं। अब आईवीएफ पे आप जाएं तो उसके पहले आप सेंटर का चुनाव अच्छा करें। कि ट्रस्टेड सेंटर है, ऐसा सेंटर है जो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, आपको ट्रांसपेरेंटली सब चीज़ें बता रहा है। ठीक है, आपका डॉक्टर पे ट्रस्ट है, तब आप ऐसे सेंटर का चुनाव करें और वहाँ पे जाके आप अपना आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू करें। ठीक है। अब आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको कहीं ना कहीं प्राणायाम और योगा करते रहना है, जो मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, थ्रू आउट द प्रोसेस, सो दैट कि आपका मेंटल जो स्टेट है ना वो अच्छी बनी रहे। क्योंकि आईवीएफ के प्रोसेस के दौरान आप बहुत एंशियस हो जाते हैं, पैसे लग रहे होते हैं कहीं ना कहीं, देखिए, तो लगता है कि अब क्या होगा, अब तो लास्ट है ना ये, अब मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्या कहीं निगेटिव तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो निगेटिव थॉट्स कई बार आते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखें। उसके बाद आपका जब एम्ब्रियो एग पिकअप हुआ, एम्ब्रियो बना, ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र के बाद भी सेम। ट्रांसफ़र के बाद मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, रिजल्ट तो पॉजिटिव या नेगेटिव में कुछ भी आ सकता है, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव आएगा। आपको पॉजिटिव सोच के रखना है, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपको इतना स्ट्रांग भी रहना है कि आप उसके बाद फिर से खड़े हो जाएं और दोबारा से ट्राई करने के लिए आपके अंदर हिम्मत बची रहे। डिसहार्टन नहीं होना है। क्योंकि देखिए, सामने वाला जो डॉक्टर बैठा है ना, वो आपके लिए अपनी पूरी साइंस लगा दे रहा है और भी जो चीज़ें हैं वो सब बता रहा है, बट वो भगवान नहीं है। पेशेंट कहते हैं ना डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो एक्चुअली भगवान नहीं है। ऊपर वाला तो कोई और ही है, सुप्रीम पावर तो कोई और ही है, जो आपके लिए भी काम कर रही है और उस डॉक्टर के लिए भी काम कर रही है, राइट। तो फेथ, तो इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत मैटर करता है और उसको हम लोग भी फॉलो करते हैं। इस तरीके से खाने पीने को लेके
खाने पीने को लेके मैंने बिल्कुल कहा। नहीं मतलब उसमें डाइटरी में क्या सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट हो गई, विटामिन डी, B12 आपने बताया, हाँ। तो उनको जो देखिए उस जो सामान्य तरीके पे मैं शॉर्ट में जो अपने पेशेंट को बता देती हूँ, ऐसे तो हमारे यहाँ डाइटिशियंस होते हैं, आप बैठो उनसे लंबी बातचीत करो कि क्या आपका खान पान कैसा है, अब आप को कहाँ कहाँ चेंजेस लाने हैं, वो एक अलग बात है। अच्छा, गंगा लक्ष्मी में ये सेपरेट सेक्शन है इस चीज का? बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है हमारे यहाँ, आपकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी और आपकी डाइट काउंसलिंग का भी। ओके। लेकिन जब पेशेंट मुझसे बात कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें शॉर्ट में कुछ चीज़ें जरूर बता देती हूँ कि अगर आप मैदा की चीज़ें काट दीजिए। ओके। अब मैदा की चीज़ें आप काटेंगे तो आपका ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, भुजिया, मोमोज, चाउमीन कट गया। ठीक है। तो मैदा एकदम नो। ठीक है। उसके बाद अपना जो शुगर है मीठा बाहर का, उसको कम कर दीजिए। ओके। आप नेचुरल शुगर लीजिए ना, फ्रूट्स खाइए, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर वगैरह हुए, इन सबको लीजिए। ओके। ऑयल को कम कर दीजिए। ऑयल मतलब सरसों का तेल भी आता है इसमें? देखिए सरसों या सिर्फ रिफाइंड वगैरह की बात कर रहे हैं? रिफाइंड तो बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए। मैं एक नेचुरल ऑयल की बात कर रही हूँ। ऑयल कई लोग ना, हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग फ्राइड कुछ ज़्यादा खाते हैं ना, तला भुना अच्छे से, तला भुना कम कर दीजिए। बाकी खाने में जो तेल पड़ रहा है वो तो बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन बहुत एक्सेस मात्रा में उसको ना लीजिए। पकौड़े वगैरह टाइप की चीजें हो गई, ब्रेड रोल से, ये सब चीजें नहीं, बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। वो मुझे लगता है बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है। डॉक्टर साहब ये और बताइए कि IVF में खर्चा कितना आता है? IVF में खर्चा करीब 1.5 से 2 लाख के बीच का जाता है अप्रोक्सीमेटली है, या ये डिपेंडिंग, ये मतलब सबके लिए है या फिर कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद सबका कस्टमाइज भी करोगे तब भी यही ऑप्शन यही रहता है? थोड़ा सा ऊपर नीचे बिल्कुल होता है। कई जगह आपने सुना होगा कि मैंने तो 5-5, 10-10 लाख रुपए सुना होगा। नहीं, 5-5, 10 लाख भी सुना होगा आपने। हाँ। और कई जगह आपने सुना होगा कि भाई 70-80 हज़ार में भी कुछ लोग बोलते हैं कि हो रहा है IVF, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके। खर्चा देखिए आपका जो आपके सेल्फ एक्ट से जब हो रहा होता है तो करीब 1.5 लाख तक में आपका IVF हो जाता है। IVF की प्रक्रिया। अच्छा। करीब 50,000 आप अपनी दवाई के लिए रख लीजिए अधिकतम करके, पूरे 10-11 महीने की पीरियड के लिए। हाँ भाई 9 महीने करीब पीरियड के लिए। अगर आपको कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इससे पहले अबॉर्शंस वगैरह नहीं हुए हैं या थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल आपका नॉर्मल है, तो एक इंजेक्शन होता है हेपेरिन का, लो मोलकुलर हेपेरिन, वो फिर हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर वो लगता है तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, 70-70 हज़ार तक का आपका दवाई का खर्चा आ गया अगर वो इंजेक्शन लगाना पड़े तो। अच्छा। अब बात आती है कि फिर खर्चा किसी किसी पेशेंट में बढ़ क्यों जाता है। ऐसा तब होता है जैसे पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसका IVF का प्रक्रिया शुरू करा, हमने उसके एम्ब्रियोज बनाने का प्रयास किया। अब एम्ब्रियो देखा बन ही नहीं पा रहे हैं, या क्वालिटी अच्छी नहीं है या कुछ है, तो उसका वो एक साइकिल, इंजेक्शन का पैसा गया, IVF का पैसा गया, चलो फ्रीजिंग का पैसा खर्च नहीं हुआ, यानी 1,20,000 तक का खर्चा लग गया और बाई चांस एम्ब्रियो नहीं बने। अब दूसरी साइकिल में आपको एम्ब्रियो के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, या तो आप फिर से अपना इंजेक्शंस लगवाइए, एक बार ट्राई करिए, या आप डोनर लीजिए। तो ऐसा जब होता है तो खर्चे बढ़ते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको फिर कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ेगा। या कई बार आपके एम्ब्रियो तो बन गए, अब जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए डॉक्टर आपका यूट्रस रेडी कर रहा है तो वो देख रहा है कि आपका यूट्रस अच्छे से रेडी हो ही नहीं रहा है। जब तक यूट्रस की लेयर अच्छी नहीं है और हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देंगे तो सक्सेस की संभावना कम हो जाएगी। तो डॉक्टर भी यही चाह रहा होता है कि संभावना अच्छी से अच्छी हो, तो आपकी यूट्रस की लेयर बढ़िया प्रिपेयर हो, तभी हम ट्रांसफर करें। तो इस प्रोसेस में भी कई बार किसी किसी के 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो पेशेंट का आना जाना, वो मेडिसिन खाना, फिर रेडी नहीं हुआ, फिर कैंसिल साइकिल हुआ, फिर आ रहा है पेशेंट, फिर हमने बनाया यूट्रस का लेयर, फिर बाई चांस ठीक नहीं हुआ तो हम लोग कहते हैं कि अब हिस्ट्रोस्कोपी कर लेते हैं, यूट्रस को थोड़ा बड़ा अच्छा करते हैं ऑपरेशन के माध्यम से, या कुछ और प्रक्रियाएं हैं, PRP की प्रक्रिया, वो सब करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा खर्चा बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आपका सब कुछ ठीक है, एक बार में आप गए, आपके इंजेक्शंस लगे, आपके बच्चे बने और आपका ट्रांसफ़र हुआ, तो ये 2 लाख में बाइंड अप हो जाती हैं चीज़ें। ओके, बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर है जो, उसमें और बाकी जितने सेंटर्स हैं, कई सारे ऐसे हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज भी बहुत हैं, इनमें और आप में क्या USP आपकी क्या है या क्या डिफरेंस है? देखिए, तो चलो मैं कहना चाहूँगी कि सभी सेंटर्स अपना जगह पे बहुत अच्छा काम करते हैं और कर रहे हैं। अगर मैं अपने गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर की USP की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि उसको मैंने बहुत दिल से स्टार्ट किया था।
अपने उन पेशेंट्स के लिए जो मुझे दिखाने आते थे और कहते थे कि मैडम अगर आईवीएफ की ज़रूरत है तो मुझे कहीं और मत भेजिए, आप ही कर दीजिए ना। तो अब मैं कैसे करूं, मेरे पास आईवीएफ सेंटर नहीं था। तो जब पेशेंट्स की ये बात मेरे को लगी तो फिर मैंने सेंटर स्टार्ट करा। किस तरीके से स्टार्ट करा कभी बताऊंगी आपको, क्योंकि उसमें बहुत फाइनेंशियली मैं उतनी सक्षम नहीं थी, स्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आईवीएफ सेंटर शुरू करा अपने पेशेंट्स के लिए, सो दैट कि मैं कर सकूं उनका। वो मुझसे चाह रहे हैं तो मैं कर सकूं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं देख सकूं। तो जो कॉर्पोरेट सेंटर्स हैं वहाँ क्या होता है कि देखिए पेशेंट उनसे नहीं मिल पा रहा होता है जिनका सेंटर है, वो वहाँ के एक तरीके से हायरार्की जो है वहाँ पे अपॉइंट करे गए हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हो या जो लोग हों, उनसे मिल पा रहा होता है। तो वहाँ पे एक तरीके से मैकेनिकल वर्क हो रहे होते हैं कि आपको यहाँ पे इतना पैसा देना है, इसका ये चीज़ है, इसका ये चीज़ है, प्रोफेशनल कहने ना, एसओपी फॉलो हो रही है, सिस्टमैटिक ऑपरेशन प्रोसेस के आपको यही करना है, यही करना है, यही करना है। पर्सनलाइज नहीं हो पाती हैं चीज़ें कहीं ना कहीं, उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि कई ब्रांचेस होती हैं उनकी, अब वो अलग अलग कहाँ तो वो एक चीज़ डाल देते हैं कि भाई आप ऐसे करिए। हमारे यहाँ हम बहुत ही पर्सनलाइज्ड काम करते हैं। एक पेशेंट को उसके हिसाब से, उसकी बॉडी को क्या चाहिए, उसको कौन सा इंजेक्शन चाहिए, उसको कौन सा स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल चाहिए। अच्छा, जो एग बनाने की बात हम कर रहे थे ना कि इंजेक्शंस लगते हैं, इंजेक्शंस लगने के तरीके होते हैं, उनको हम लोग स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। कई प्रकार के स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स हमें पढ़ाए जाते हैं, किस पेशेंट में कौन सा प्रोटोकॉल सेट हो रहा है। अब हमने अगर उस प्रोटोकॉल को करा, हमने इंजेक्शन लगाने को लिख दिया, अब वो इंजेक्शन हमारा नर्सिंग स्टाफ लगाएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि आपका नर्सिंग स्टाफ इतना ट्रेंड होना चाहिए ना कि अच्छा इसको ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ओके इसको इस तरीके से चलना है, अदरवाइज वो एक ही ढर्रे में सबको तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो पर्सनलाइज चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, दिस इज वन यूएसपी। ठीक है। दूसरी बात है कि पेशेंट उससे कनेक्ट होता है। पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं उसको फाइनेंशियल कोई इशू है, कहीं उसको रहने की कोई दिक्कत है, कुछ है, तो हम वो उसको मैनेज करवाते हैं। ओके। तीसरा यूएसपी है जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद से जो लोग डरते हैं कि बहुत इंजेक्शंस लगेंगे, बहुत दवाइयाँ चलेंगी, तो हम लोग गंगालक्ष्मी आईवीएफ सेंटर पर मिनिमम दवाइयों पे काम करते हैं। ओके। कम से कम दवाइयाँ चलें तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद का आपका खर्चा भी कम आता है, और जब दवाइयाँ कम चलती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट्स भी कम आते हैं। तो ये 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा। और प्लस एक और मेरे दिमाग में था कि ऑलरेडी आपको गंगालक्ष्मी इतना सक्सेसफुल चल रहा है इतने सालों से, तो आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत कैसे पड़ गई मेडिनिटी के नाम से? बिल्कुल सही बात है कि अच्छा चल रहा था गंगालक्ष्मी आईवीएफ सेंटर और मैं बहुत खुश भी थी, फिर भी मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया। अगेन, कभी कोई डॉक्टर जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है ना, तो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट तो कहीं से नहीं होता है, उसने जो भी अपनी अर्निंग करी है उसको सब लगानी पड़ती है, कहीं ना कहीं बैंक लोन्स भी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो क्यों किया? अगेन मैं कहूँगी सब कुछ मैंने अपने पेशेंट्स के लिए किया, क्योंकि पेशेंट्स कई बार बोलते थे कि मैडम अब देखिए आपके पास सब कुछ हुआ है, अब मुझे डिलीवरी के लिए कहीं और नहीं जाना, आप ही के पास कराना चाहते हैं। तो अब मेरे पास ही कराना चाहते हैं, तो अब मेरे पास तो हॉस्पिटल सेटअप नहीं, तो मैं अपने आईवीएफ सेंटर के पास में जो हॉस्पिटल सेटअप्स थे वहाँ जाके डिलीवरी कराती थी। और मैं ज़्यादा अपने पेशेंट को ये भी बोल देती थी कि बेटा आपको जहाँ ठीक लग रहा है, आप अगर कोई पेशेंट कुशीनगर का है, कोई गोरखपुर का है, कोई बहराइच का है, कोई रायबरेली का है, तो मैं कहती थी आप वहाँ जाके ही आप डिलीवरी करा लो। अभी भी मैं बोलती हूँ कि अगर आप वहाँ से आए हो तो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स, उनसे आप करा लो। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पेशेंट जो चाह रहे हैं कि नहीं हम आप ही के पास रहें, मैडम हम वहाँ जब डिलीवरी कराते हैं आप ही करा देती हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप तो करा के चले गए, अब तो कोई और देख रहा है। ये बात बहुत सालों से मेरे को लोग बोलते थे। नहीं, ऑब्वियसली बात है, इनकी एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है किसी डॉक्टर के साथ। जब मेरा भी बेटा पैदा हुआ तो मैं एक डॉक्टर को दिखा रहा था, फिर मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया ही नहीं। और बच्चों के लिए भी मैं एक डॉक्टर को दिखाता हूँ, फिर मैं किसी और को दिखाता हूँ। कि एक डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक तो आपका मन नहीं मानता है कहीं और कुछ कराने से कि भाई वो कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का भी सवाल बीच में हो जाता है आदमी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही फैक्टर्स रहे और मेरे पेशेंट्स की ब्लेसिंग्स और उनके साथ की वजह से हम लोगों ने एक बढ़िया सा बड़ा सा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट करा।
अच्छा। अब बात आती है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की क्या जरूरत थी अगर हमारे पास डिलीवरी करानी थी। देखिए आईवीएफ के बच्चे जब हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए 50 के ऊपर तो हम नहीं जाते क्योंकि भाई हमारा रूल रेगुलेशन भी है, लेकिन अगर आप 45-46 पे भी डिलीवरी करा रहे होते हो ना, तो कई कई बार उस एज फैक्टर की वजह से हो सकता है माँ को डायबिटीज है, अच्छा। माँ को ब्लड प्रेशर है, उसको हार्ट का कोई इशू है। तो ऐसे में हमें फिर ऐसा सेंटर चाहिए जहाँ पे आपका मेडिसिन का एक्सपर्ट बैठा हो, आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपके साथ हो, है ना, आपकी आईसीयू की सुविधा बहुत अच्छी हो, आपकी एनआईसीयू की सुविधा बहुत अच्छी हो। तो ये सारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जहाँ पे अच्छे से आप यूज कर सकें, वैसा सेंटर हमें चाहिए था। एवरीथिंग अंडर वन रूफ। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, सो दैट कि मेरे पेशेंट को कहीं भी किसी प्रकार की चीज के लिए बाहर ना जाना पड़े। ओके। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी या जो भी छोटी सी लेके बड़ी चीज तक सब कुछ उसे एक ही रूफ के अंडर मिल जाए। ओके। तो बस यही एक थॉट लेके हम लोगों ने मेटर्निटी हॉस्पिटल स्टार्ट करा हमारे पेशेंट्स की केयर के लिए। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कई सारे सेंटर्स हैं, ओपन है, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी होने चाहिए जिस पे आदमी उनको सिलेक्ट करे कि मुझे कहाँ से अपनी डिलीवरी करानी है, किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अच्छी बात है कि आपने एक ही सेंटर में सब कुछ रख लिया, क्योंकि कई जगह क्या होता है ना कि आपसे व्यक्ति बात कर रहा है आपके क्लिनिक पे, लेकिन डिलीवरी के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल जहाँ आपने बताया वहाँ गया, वहाँ उसको नहीं मिला वो वाला इलाज, फिर आपका भी जोर नहीं चल पाएगा बहुत ज़्यादा। चल पाता है पेशेंट थोड़े, अब छोटी छोटी बातें हैं, ऐसे पेशेंट बच्चा पैदा हुआ, उसको सीटीईवी है। सीटीईवी मतलब कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनोवायरस, ऐसे बच्चे का पैर जो है थोड़ा सा ऐसे अंदर की ओर होता है, टेढ़ा होता है, और ये सामान्य सी चीज़ है, 100% पूरी तरीके से क्योर हो जाती है। अब वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड में आया, पेशेंट पैनिक शुरू हो गया, उसको समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी पेशेंट घबरा रहा है, तो कह रहे हैं देखो आप हड्डी वाले डॉक्टर से बात कर लो जाके। तो अब वो जाएगा कहीं दिखाएगा, तो अब वो सब चीज़ हमारे पास है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है, तो वो दिखा ले रहा है, डॉक्टर साहब उसको समझा दे रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो पूरी तरीके से 100% क्योर हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं आना, डिलीवरी के बाद हम आपको समझा देंगे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत जो प्रोसेस है वो हम कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब हमें कहीं ना कहीं हर स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ जाती थी, और फिर हमें पेशेंट को इधर उधर भेजना पड़ता था। वो अब कहीं नहीं भेजना है, अब पेशेंट को सब कुछ हमारे पास मिलेगा। बहुत बढ़िया। और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होती है ना, अब हॉस्पिटल में जैसे वो अप्लाई करते हैं तो उनके पैसे भी बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, जगह जगह उन्होंने नहीं डिवाइड करनी उस चीज़ को, एक ही जगह पे उन्होंने कर लिया, उनको उस चीज़ का फ़ायदा भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, तो आप उसका हिसाब से जवाब दीजिएगा। क्या आईवीएफ में हम लड़का और लड़की चूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आईवीएफ में लड़का और लड़की हम लोग कभी भी नहीं चूज कर सकते, क्योंकि आईवीएफ की प्रक्रिया में जब हम आईवीएफ कर रहे होते हैं तो हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं, और एम्ब्रियो को देख के आप कभी भी नहीं जान सकते कि लड़का है कि लड़की है। ओके, ठीक है। कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं बच्चे की जेनेटिक बीमारी को जानने के लिए। तो उसमें जब जेनेटिक बीमारी जानी जाती है तो सारे क्रोमोसोम चेक होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें सेक्स क्रोमोसोम भी पता चलते हैं, हमें नहीं पता चलते, तो जेनेटिक लैब को पता चलते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग अल्ट्रासाउंड जो हमारे पास है उसमें हमारा पीसीपीएचडीटी एक्ट के माध्यम से हम लोग काम करते हैं कि हम लोग अल्ट्रासाउंड तो करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, हमारे जो फिटल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि मैं स्वयं ये टिफ अल्ट्रासाउंड नहीं करती, वो हम फिटल मेडिसिन के डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, तो वो सब चेक करते हैं, बट वो सेक्स डिस्क्लोज नहीं करते। नहीं, डिस्क्लोजिंग नहीं, मतलब मेरा जो सवाल है कि क्या हम आईवीएफ के थ्रू ये मतलब लोग चूज भी कर सकते हैं कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? देखिए हमारे इंडिया में चूज नहीं कर सकते, बाहर कर सकता है, इसकी टेक्नोलॉजी है अवेलेबल। टेक्नोलॉजी सिंपल है ना कि जब जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है तो आपके सेक्स क्रोमोसोम भी पता चलते हैं, लेकिन वो हमारे तक नहीं आएंगे, हमें पता नहीं चल सकते। ओके, जब हमें पता नहीं चल सकते तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ठीक भी है वैसे। हाँ। मुझे लगता है क्योंकि जो कंडीशन इंडिया में रही है कुछ समय पहले तक, भ्रूण हत्या और इन सब चीज़ों की, उससे जो गवर्नमेंट ने मतलब पहले से बहुत कम हुआ है लोग, क्योंकि कम हुई है। अभी तो खैर मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ये कहते हैं कि मैडम कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हमें बेटी हो जाए। तो मैं उनसे कहती हूँ देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जब आप जैसे लोग 50% से ऊपर बढ़ जाएंगे तब हो सकता है गवर्नमेंट कुछ रूल लेके आए कि हाँ पेशेंट आ रहा है और कह रहा है कि 100 पेशेंट आ रहे हैं, उसमें से 50 लोग तो ऐसा आके कहें कि हमें बेटी हो जाए। नहीं, लेकिन ये जो युग चल रहा है इसमें अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं।
पहले से कंपैरिजन में। अब कई सारी चीज़ें बदल रही हैं, लोग बेटियों को लेके बहुत सेंसिटिव हुए हैं पहले से। हाँ। और एक बहुत अच्छी फैमिली है जिसमें शक्ति मोहन एक डांसिंग चैम्पियनशिप में थी, उसकी 4 बहनें हैं या 3 बहनें हैं शायद, और वो चारों की चारों और तीनों की तीनों बहनें इतनी सक्सेसफुल हैं कि अच्छे अच्छे लड़के उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो उनके फादर को कितना अच्छा लगता है। तो ये ऐसी रोल मॉडल्स कई सारी लड़कियां हैं जो आगे आती हैं, जो कुछ अच्छा कर रही हैं, तो उनकी वजह से माइंडसेट लोगों का बहुत चेंज हो रहा है। राजस्थान वगैरह में, मतलब मैं ऐसे सिर्फ जनरलाइज राजस्थान को अकेला नहीं कर रहा हूँ, बट कई ऐसी जगहों पे ये होता था पहले, अब थोड़ा सा कम हो गया कंपैरिजन में। ये अच्छा मैं है। अगर अपनी बात करूं अमितांश जी, तो हम लोग 4 बहनें हैं। अरे वाह। मैं अपने परिवार में चौथी लड़की हूँ, और हम लोग राजपूत फैमिली से हैं, तो समझिए कहा जाता है ना कि भाई ऐसा होता था वैसा होता था। और मैं अगर कहूँ तो मेरी जो तीसरी दीदी पैदा हुई उसके 9 साल के बाद मैं हुई, तो मैं तो अभी पूछती थी कि मम्मी आपका बड़ा रहा होगा ना कि अब शायद लड़का होगा, लेकिन फिर मैं हो गई। तो उसके बाद भाई है मेरा। तो हम 4 बहनें हैं, मैं चौथी नंबर की लड़की हूँ, और हम चारों लोग वेल सेटल्ड हैं। सबसे बड़ी बहन हमारी बैंक ऑफिसर हैं, उसके बाद ये दोनों हमारी टीचिंग प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब में हैं, और मैं प्राइवेट सेक्टर में। नहीं, वो सोच प्रोग्रेसिव हुई है ना विद टाइम लोगों की, क्योंकि अब इतना जब करने लगे उसकी वजह से होना शुरू हुआ है। अच्छा ये बताइए कि ट्विंस कैसे हो जाता है लोगों को, और ज़्यादातर आईवीएफ में लोग ट्विंस क्यों कहते हैं कि इनको फराह खान को तो ट्रिपलेट्स हुए हैं, ज़्यादातर आईवीएफ में लोग ट्विंस को लेके क्यों करते हैं? देखिए आईवीएफ में होता क्या है कि जब इतनी प्रक्रिया चल रही होती है कि इतने दिनों से बच्चा नहीं है, फिर हम लोग आर्टिफिशियल टेक्निक पे जा रहे हैं ना, 5 डेज का एम्ब्रियो हम बाहर बना रहे हैं, तो हम लोग जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं जनरली। ये सोच के करते हैं कि 2 में से एटलीस्ट एक तो ठहर जाएगा, एक तो टिक जाएगा, एक बच्चा तो हो जाएगा। तो अच्छा। 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के पीछे जो आइडिया होता है वो होता है कि एटलीस्ट एक बच्चा, सक्सेस रेट बढ़ा दें, 2 रखेंगे, दोनों में से एक तो ठहर जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही ठहर जाते हैं, तो ट्विंस हो जाते हैं। ओके। तो ट्विंस इज एक्चुअली साइड इफेक्ट ऑफ आईवीएफ। अच्छा। हमारा उद्देश्य तो एक ही बच्चा करने का होता है, और अभी हम लोग गंगा लक्ष्मी आईवीएफ पे प्रमोट कर रहे हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, कि आप हेल्दी एम्ब्रियो बनाइए, आप उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करवा लीजिए PGT-A, और जो हेल्दी एम्ब्रियो है उसको सिलेक्ट करके एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कराइए। अच्छा। और हेल्दी प्रेगनेंसी थ्रू आउट एंटीनेटल पीरियड, डिलीवरी, सब कुछ आपका अच्छा हो जाए। क्योंकि जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ओके। अभी मेरे पास एक पेशेंट एडमिट है, उसका पहला बच्चा हुआ था आईवीएफ से, उनका स्पर्म का प्रॉब्लम था, तो बढ़िया से बेटी ठीक हो गई। अब इस बार उसको ट्विंस हो गए, तो उसका अब वाटर ब्रेक हो गया। अभी जबकि अभी 7वां महीना शुरू हुआ है, तो प्रॉब्लम है ना। अब हमें उस कितना दिन आगे खींचेगा, फिर बच्चा नर्सरी में रहेगा। तो हम लोग एक्चुअली क्या है ना, जब बात कर रहे होते हैं ना, जो फोटोज आप देख रहे होते हैं आईवीएफ सेंटर्स की, तो ट्विंस के साथ है ना, हैप्पी पोजेस एंड ऑल, लेकिन कभी ये बात हम लोग कम कर रहे होते हैं, क्योंकि नेगेटिव टॉक है ना कि ट्विंस में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं ना। इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी तो है ना कि जिनको कई समय तक बच्चे नहीं हो रहे, आईवीएफ ट्राई करने से अगर उनको ट्विंस हो गए हैं, तो उनकी जो इतने सालों की मेहनत जिसमें 2 बच्चे कर सकते तो एक ही बार में हो गए। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो उनके लिए तो फायदा भी हुआ ये। नहीं, बिल्कुल, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया तो फायदा हो गया, लेकिन अगर सब कुछ अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि साइड इफेक्ट भी उसमें जब हो जाता है ना, तो फिर पेशेंट कहता है कि नहीं भैया मैडम मेरा एक ही करिएगा। क्योंकि वो झेल जाता है। कैसे झेलता है? अगर उसका 6ठे महीने पे, 7वें महीने पे, मतलब बच्चा भी हमारा इतना मैच्योर नहीं है कि वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है। वाटर ब्रेक हो गया है, पेन शुरू हो गया या कुछ दिक्कत आ गई, अब उसका जो इतने दिन का प्रोसेस था, किया कराया, सब बेकार हो गया। वो बच्चे को भी पैदा करके नर्सरी में रख रहे हैं, बच्चे बेचारे महीने, 2 महीने, 2.5 महीने नर्सरी में पड़े हुए हैं, मिलने भी नहीं, सर्वाइव करे कि नहीं करे तो उनका फिर फ्यूचर क्या है। तो इन सब एस्पेक्ट पे तो बात ही नहीं हो रही है ना। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव, अच्छी बात है, पॉजिटिव आप रहिए, दैट इज गुड, लेकिन ये पॉइंट भी देखिए, कंसीडरिंग द नेगेटिव साइड आल्सो, कि क्या आपके लिए आप हेल्दी हो। आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे नेचुरली पैदा हुए बच्चों से डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होते हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया में बस हमने एम्ब्रियो तो बाहर बनाया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी नहीं जान पाएंगे किसी बच्चे को देख के कि आईवीएफ का बच्चा है या नेचुरल कंसेप्शन वाला। मतलब ये लोगों के दिमाग में एक मिथ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये मिथ है, पेशेंट ये सवाल भी करते हैं
कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो मतलब हेल्थ इशू या हाइट में कुछ इशू या दिमाग का ग्रोथ का इशू, ये सब भी लोगों के दिमाग में आईवीएफ रहता है। प्रक्रिया की वजह से ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, क्योंकि अब तो आईवीएफ प्रक्रिया बहुत पुरानी हो गई है। अभी तो ऐसा भी हो गया कि जो बच्चे आईवीएफ से हुए थे उनके भी बच्चे हो चुके हैं। मतलब उनके आईवीएफ से ही हुए हैं या वैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। उनके नेचुरल भी हुए हैं। और अच्छा। कोई अगर हाँ, आईवीएफ, क्योंकि अच्छा, एक इससे मुझे याद है एक केस और भी था, जैसे नीता अंबानी की हम लोग ने बात की, उन्हीं की बेटी श्लोका, तो उसने भी आईवीएफ से ही बच्चे किए, उसके भी 2 ट्विंस बच्चे हैं। मतलब तो ये तो जनरेशन ऑफ आईवीएफ हो गया। नीता अंबानी के बाद उनकी बेटी, वो भी आईवीएफ से ही 2 बच्चे किए। तो ये तो मतलब ये पॉजिटिव साइड भी था आईवीएफ की, कि वो आईवीएफ पूरी एक जनरेशन बना दे रहा है। ये उनका वो रहा होगा, थॉट रहा होगा कि अब इतना तो पर्सनली उनका क्या है मुझे नहीं पता कि वो क्यों आईवीएफ पे गए, कि क्या कोई प्रॉब्लम थी इसलिए गए या वो अपनी मर्जी से गए, है ना। तो नीता अंबानी के साथ तो था थोड़ा सा, वो 43 की एज में मतलब ये आया। अच्छा, दूसरा, आज से 10 साल पुराने जो केसेस होते थे और आज से 10 साल उसके आज के जो हो रहे हैं, उसमें पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस है? मतलब नंबर ऑफ केसेस ही बढ़े हैं सिर्फ आपके पास, या बीमारियों के तरीके भी अलग अलग हुए हैं? अगर हम आईवीएफ की बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ केसेस तो बढ़े हैं। वो उसकी वजह तो ये है कि लोग अवेयर हुए। बिल्कुल, लोग अवेयर हुए, और कहीं ना कहीं इसमें कॉर्पोरेट आईवीएफ का हाथ है। अच्छा है, उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, वो अवेयरनेस बहुत फैलाई। लोगों को पता चला कि आईवीएफ ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चा कर सकते हैं, इसलिए केसेस बढ़े हैं। और जहाँ तक डिजीज़ की बात करूँ तो अगेन वही बात है कि हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ज़्यादा आ गई हैं, तो डिजीज़ ज़्यादा डायग्नोज हो रही हैं। चीज़ें तो हमेशा ही ऐसी थी, ऐसा नहीं था कि इनफर्टिलिटी पहले नहीं थी, पहले भी थी, आज भी है, लगभग समान ही है। थोड़ी बढ़ोतरी हम मान सकते हैं हुई है बिकॉज ऑफ लेट मैरिज। ओके, पहले ये कम था। पहले ये कम था, हमारी शादी समय पे हो जाती थी तो बच्चे जनरली टाइमली हो जाते थे। अब लेट मैरिज वाला पार्ट है, उससे कहीं ना कहीं फर्टिलिटी इश्यूज थोड़े से ज़रूर बढ़े हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, फराह खान ने उनकी भी 40-45 के आसपास उन्होंने भी आईवीएफ किया, लेकिन 2008 में पहली बार हम लोगों ने आईवीएफ के बारे में सुना था कि फराह खान को ट्रिपलेट्स हुए हैं और आईवीएफ के द्वारा हुए हैं। तो वो एक मतलब आप समझो आइस ब्रेकर था लोगों के लिए, कि लोगों को अवेयरनेस मिलनी शुरू हुई कि ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद 2011 में दोबारा हमने सुना कि आमिर खान ने भी अपने बच्चे को आईवीएफ से कराया आफ्टर मल्टीपल मिसकैरेजेस। फिर 2013 में हमने दोबारा सुना कि शाहरुख खान और गौरी खान ने भी आईवीएफ से ही कराया, आईवीएफ प्लस सरोगेसी। और ऐसे ही श्रेयस तलपड़े, ये मैं बॉलीवुड का नाम इसलिए ले रहा हूँ, शिल्पा शेट्टी का भी नाम है इसमें, क्योंकि इनकी वजह से आईवीएफ को प्रमोशन बहुत मिला है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तब से ही बढ़ना शुरू हुआ है, और अब जाके लोगों को पता है कि हाँ, आईवीएफ एक सेफ तरीका है। पहले लोग बहुत डरते थे इस चीज़ से, मतलब जिनको नेचुरली नहीं हो रहा था फिर वो ट्राई भी नहीं करते थे कुछ। अब कम से कम ये हो गया है कि आप जैसे अच्छे डॉक्टर्स की वजह से, जितने भी आईवीएफ एक्सपर्ट्स हैं, कि जिनको जो खुशियाँ नहीं मिल सकती थी वो इन तरीकों से वो खुशियाँ ले सकते हैं अवेयरनेस की वजह से। ये दिमाग में मेरे पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है कि सेलिब्रिटी जब कोई काम करते हैं ना तो वो बहुत फैलता बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को टच करता है, कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव वो टच करता है। और अच्छी बात है, इन लोगों ने खुल के बात करी। अभी आप अंबानी जी की बात कर रहे थे तो उनकी बेटी ने इस पे खुल के बात करी कि यस, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हाँ, और तो उन्होंने बहुत जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया, हाँ, जिससे कि लोग उसमें ट्रस्ट बिल्डअप करें। अच्छा, एक उससे भी बड़ा था करण जौहर, हाँ, कि उनके साथ तो कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, उन्होंने फिर भी 2 बच्चों को अडॉप्ट करके इस तरीके से करके, हाँ, उन्होंने सिंगल पेरेंट करके ये चीज करी है। टैबू खत्म कर देना सोसाइटी से। हाँ, बट आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ठीक है आज की डेट में ये सब हो रहा है, आप सिंगल पेरेंटिंग कर रहे हैं, बट मैं थोड़ी सी सोच में थोड़ा पीछे हूँ कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि एक बच्चे को माँ और पिता दोनों का ही साथ मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब कोई वजह है तो अलग बात है, आप कर रहे हो, आप दोनों का रोल प्ले कर रहे हो, अच्छी बात है। बट अगर चीज़ें नेचुरल तरीके से हों, जैसी भगवान ने बना के भेजी हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, सेगमेंट के लास्ट में हम जा रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईवीएफ में और सरोगेसी में क्या फ़र्क है? तो ये लीगल नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, मूवीज़ में था बस। मूवीज़ में तब वो दिखा दिया गया था। हमें जब सरोगेसी करनी है, यानी कि बच्चा किसी दूसरी महिला के गर्भ से अगर हमें अपने लिए लेना है,
तो हमें आईवीएफ प्रक्रिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप जाइए हमारे हस्बैंड के साथ रिलेशन बना लीजिए, नो। आप आईवीएफ प्रक्रिया करिए, और आईवीएफ में भी आप उस सरोगेट महिला का एग नहीं ले सकते ना। आप ये भी सोच सकते हैं ना कि चाहे हमारे एग में दिक्कत है, इसी का हम एग ले लेते हैं, अपने हस्बैंड के स्पर्म मिला लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। या तो पहली कंडीशन है कि दोनों में से किसी का एग या स्पर्म होना जरूरी है। अगर आप दोनों के एग स्पर्म ठीक नहीं है, कहीं दूसरे से ही आपने बच्चा लिया और उसको ट्रांसफर किया, ये भी लीगल नहीं है। सरोगेसी में आप दोनों में से, पति पत्नी में से किसी एक का जीन होना जरूरी है। मान लिया आपका एग अच्छा नहीं है, पहले मान लेते हैं दोनों अच्छे हैं, आपका यूट्रस अच्छा नहीं है, इसलिए आपको सरोगेट लेनी पड़ रही है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बच्चा नहीं कर सकते, तो आपने अपना एग अपने हस्बैंड का स्पर्म दिया, आईवीएफ में एम्ब्रियो बना और उस सरोगेट को ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आपका एग भी नहीं ले सकते, आपने एग किसी डोनर का लिया, हस्बैंड का स्पर्म लिया, एम्ब्रियो बना और थर्ड सरोगेट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। या आपके हस्बैंड का स्पर्म नहीं है, आपने एग लिया, किसी और का स्पर्म लिया, एम्ब्रियो बनाया और सरोगेट को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से सरोगेसी की प्रक्रिया करी जा सकती है। सरोगेसी की प्रक्रिया में जाने के पहले हमारे पास बहुत सारे रूल रेगुलेशन, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस और बहुत कागजी कार्रवाई की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम एक लीगल तरीके से सरोगेसी पे जा सकते हैं। तो सरोगेसी के लिए कभी अलग से भी बात कर सकते हैं कि सरोगेसी की प्रक्रिया में कितने सारे हमें अप्रूवल्स लेने होते हैं, कितने सारे हमें एफिडेविट्स बनवाने होते हैं, तब कहीं जाके आप सरोगेसी की प्रक्रिया। तो सरोगेसी में ये जो जिनके साथ सरोगेसी हम कर रहे हैं, वो हमें कैसे, मतलब लोगों को कैसे मिलते हैं? हॉस्पिटल्स ही बताते हैं या इनके कनेक्शंस होते हैं या कोई पर्सनली भी लेके आ सकता है? नहीं, वो कहीं ना कहीं जो कपल है उसका नोन होना चाहिए। ओके। हाँ, और विलिंग होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं। ओके। आपने आईवीएफ एक्सपर्ट होना ही कैसे चूज किया? आपके पास तो इतने ऑप्शंस थे। हाँ, जब मैंने अपना एमबीबीएस किया, उसके बाद कहीं ना कहीं मन में था कि मुझे सर्जिकल फील्ड में जाना है। तो मैंने सर्जरी में भी कुछ दिन काम किया था, जनरल सर्जरी में भी, लैप्रोस्कोपी तो तब तो एमबीबीएस पास करके देखने को ही सिर्फ मिलती थी। हाँ, लेकिन जनरल सर्जरी का पार्ट जो होता है ना, जो जनरल सर्जन होते हैं, जो आपके पेट की सर्जरीज, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स या इंटेस्टाइन सर्जरी, उस एरिया में भी मैंने कुछ दिन काम किया। एंड उसके बाद फिर पीजी के लिए मुझे गायनी ऑप्स मिला और मुझे लगा अच्छा कि हाँ, इसमें हमें फीमेल के साथ काम करने को मिलेगा, कंफर्ट जोन में रहूँगी और सर्जिकल पार्ट भी रहेगा। तो फिर इसी में आगे बढ़ी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लैप्रोस्कोपी भी सीखा, सर गंगाराम इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से डॉक्टर आभा मजुमदार मैडम के अंदर मुझे आईवीएफ सीखने का मौका मिला और लैप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग भी वहीं से हुई। तो उस दौरान ही मेरी मैरिज हुई। तो हालांकि ये सब हो रहा था, तो मन में कहीं चल रहा था कि मेरे को कैंसर सेगमेंट में जाना है, ऑन्कोलॉजी में जाना है। ओके। क्योंकि ऑन्कोलॉजी में मेरा एक्सपोजर रहा था। एमएस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा कैलकाटा के नेशनल चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट में करीब 1 साल का अनुभव रहा है मेरा वहाँ से कैंसर प्रिवेंशन पे। तो मेरा उसमें भी था कि मैं थोड़ा सा वो हो रही थी कि किधर को जाऊँ। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, कैंसर में डायरेक्टली मत घुसो, तुम आईवीएफ सेक्टर में जाओ, ये तुम्हें हमेशा खुशी देता रहेगा। खुशियाँ आती नहीं, तुम लोगों को खुशियाँ दोगी, खुशियाँ आएंगी। मैं बहुत नमन करती हूँ लोगों को जो कि कैंसर सेगमेंट में हैं, क्योंकि कितना नेगेटिविटी है वहाँ पे। लोग रोते हुए परेशान होते हुए आ रहे होते हैं, उसमें वो काम कर रहे होते हैं, होप दिला रहे होते हैं। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि तुम उसमें मत जाओ। बहुत कहीं ना कहीं मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने ही कैंसर पेशेंट देखे अपने अपने फादर के रूप में। तो क्या यही रीज़न था आपके फादर को कैंसर हो गया था? यही रीज़न था कि मुझे कैंसर सेगमेंट में जाने का थोड़ा मैं इंक्लाइंड थी कि मैं सेवा करूंगी कैंसर पेशेंट्स की। मिशन बना लिया था, मिशन थोड़ा मन में ना एक इमोशनल वो हो गई थी। हस्बैंड ने कहा कि इतना दिन हम लोग बस वही ना, मैं भी सोच मन में था कि मेरे फादर कैसे हुआ, तुमने भी इतना कष्ट देखा ना, फादर का पूरा जर्नी मैंने देखा, कैंसर कैसे कैसे कष्ट में। अब उस कष्ट में मत जाओ, तुम आईवीएफ में जाओ, बट लोगों को खुशियाँ दो और साथ के साथ
कैंसर प्रिवेंशन पे काम करो, अच्छा, कैंसर लोगों को होने ना पाए उस पे काम करो। ओके, तो हम लोग साथ के साथ इस पार्ट पे भी वर्क करते हैं। हम लोग कैंसर प्रिवेंशन पे काफ़ी काम करते रहते हैं, अच्छा, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है, उसका हम बहुत प्रमोशन नहीं करते। हम लोग कैंसर प्रिवेंशन पे साइड हमारा वर्क चलता रहता है। तो कोई रिसर्च लैब सेटअप किया आपने हॉस्पिटल में अपने? अभी सेटअप तो नहीं किए, हाँ आगे चीज़ें इन प्रोसेस हैं। नहीं तो मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है ना, अगर इस पे आप अब जब काम करो तो। बड़ा होके आएगा तो लोग जानेंगे। हाँ, अभी तो हम बिल्कुल। लोग बस साइलेंट मोड में जितना हम्म। सोसाइटी पे कर पा रहे हैं, टीके हम्म। लगवाना है ना, कम कॉस्ट में टीके लगवाना, या कभी संभव हो तो फ्री में वैक्सीनेशन कैंसर प्रिवेंशन की लगवाना, या कैंसर के चेकअप्स करवाना, ये सब चलता है। तो इस तरीके से फिर हमारा जो गायनी ऑप्स का काम चल रहा था, उसी में जब पेशेंट बोलते थे कि अब आपके पास कराना चाहती हूँ IVF, अपना सेंटर स्टार्ट करने के पहले मैं पेशेंट्स को अपने मेंटोर यानी कि डॉक्टर आभा मैडम के पास दिल्ली भेज देती थी, इंजेक्शंस वगैरह रेडी करके। फिर हुआ कि पेशेंट बहुत चाहते थे कि आप ही के पास हो, फिर मैंने अपना IVF सेंटर स्टार्ट करा। और फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती गई, पेशेंट का ट्रस्ट और सबके साथ हम लोग आगे बढ़ते गए। और फिर अब पूरी तरीके से अब मेटर्निटी हॉस्पिटल एंड गंगा लक्ष्मी IVF दोनों ही अब हम लोग के साथ में हैं। तो अब पेशेंट्स को हम पूरी की पूरी होलिस्टिक केयर दे पा रहे हैं। ग्रेट। मतलब 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन आप मेडिनिटी को और गंगा लक्ष्मी IVF को कहाँ देखते हो? मतलब आपका प्लान है और भी सेंटर्स ओपन करने का? क्योंकि देखिए, अगर आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है तो कुछ आपको मल्टीपल चीज़ें तो करनी पड़ेंगी, आप अकेले नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी टीम का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। और बहुत बड़ी टीम है जो हमारे सपोर्ट में है, मैं उसको बहुत थैंक यू बोलूँगी हमारी गंगा लक्ष्मी IVF की टीम को, हमारे मेटर्निटी हॉस्पिटल की टीम को, जो हमारे सपोर्ट में हमारे पेशेंट्स के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आगे अगले 5 सालों में माता रानी की कृपा रहे, हमारे गुरुजी की कृपा रहे, तो हम चाहते हैं कि हमारा कार्डियक सेंटर बढ़िया से बड़ा हो, यानी कि कैथ लैब एंड ऑल वो सब आए। और जो हमारा कैंसर प्रिवेंशन का जो प्लान चल रहा है उसको हम एक बड़े लेवल पे करना स्टार्ट करें। अरे बहुत अच्छा। और लखनऊ के अलावा और शहरों में भी चीज़ें, छोटे शहरों में बहुत जरूरी है। हम लोग जैसे जो मेन जो हमारा मन है वो है कि जो हमारे हम दोनों के, मेरे और मेरे हस्बैंड के जो होम टाउन्स हैं, वहाँ पे भी हम लोग कुछ हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट कर सकें। ओके, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा आइडिया है आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट सेगमेंट में एक छोटा सा रैपिड फायर है, उसमें आप जवाब दीजिएगा कि एक पेशेंट को पहले क्या ट्राई करना चाहिए, IVF या IUI? अगर उसकी ट्यूब ठीक है तो IUI। IUI, ठीक है। साइंस या इंट्यूशन, डॉक्टर के दिमाग में पहले क्या होता है? बोथ। अच्छा, सबसे बड़ा IVF मिथ? सबसे बड़ा IVF मिथ है कि IVF के बच्चे हमारे नहीं किसी और के होंगे। अच्छा, ये भी है लोगों के दिमाग में, होते तो उन्हीं के ही है ना? होते उन्हीं के हैं। हाँ, अच्छा, तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। खुद को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, एक डॉक्टर हो या आप हीलर हो? डॉक्टर का नाम दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली मैं हीलर ही हूँ। जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हील करने का प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन अल्टीमेट हीलर समवन एल्स, जो कि हमारे माध्यम से कहीं ना कहीं चीज़ें पहुँचा रहा है। नाइस। मेडिकल फील्ड में आपका आना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था या सबसे हार्डेस्ट? बेस्ट डिसीजन था, जिसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बट ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और मैं बहुत खुश हूँ अपने इस प्रोफेशन को लेके, और बहुत ही सेटिस्फाइड फील करती हूँ। एक चीज़ और, क्योंकि IVF में जब लोग जाते हैं, घरों में डिस्कशन होता है, तो बड़े बूढ़े एक चीज़ और कहते हैं कि दिक्कत सिर्फ महिला में ही होगी। ये भी थोड़ा सा एक चल रहा है आजकल के, दिक्कत महिला में होगी। ये हमेशा से चलता चला आ रहा है अमतांश जी। तो ऐसा सच में होता है या फिर इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि महिला में दिक्कत कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है या फिर पुरुष में दिक्कत ज़्यादा होती है, दोनों की दिक्कत सेम? दोनों की दिक्कत समान हो सकती है। 50% हो सकता है। हो सकता है आपका स्पर्म फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है, या महिला, आपके पास एक ही चीज है, आपका स्पर्म फैक्टर की प्रॉब्लम। महिला के पास है कि उसका एग है, एग की दिक्कत हो सकती है, एग ठीक है तो हो सकता है ट्यूब की दिक्कत हो सकती है। महिला के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो रहे होते हैं ना, इस वजह से लोगों को समझ में आता है कि इसी के किसी पार्ट में दिक्कत होगी, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका स्पर्म गड़बड़ है, इसकी वजह से सारा कुछ मामला गड़बड़ है। कई बार पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका स्पर्म टेस्ट ही नहीं हुआ है, और महिला के सारे टेस्ट हो चुके हैं। और महिला का अगर आप एक भी टेस्ट कराओगे, वो चाहे ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसको सुई लगेगी, उसका अल्ट्रासाउंड करोगे तो उसको ट्रांसवेजाइनल प्रोब देना पड़ेगा, उसका ट्यूब टेस्ट करोगे तो उसके लिए पेनफुल होगा। हस्बैंड का स्पर्म इज वेरी इजी, वो आके सैंपल कलेक्ट कराए और आपको चेक करा दे।
तो मैं इजीली बोलती हूँ कपल्स को, क्योंकि जल्दी हस्बैंड टेस्ट कराना नहीं चाहते, ये अभी भी चल रहा है कि पहले इसको देख लो फिर देखा जाएगा। तो उनको समझाती हूँ कि देखो बेटा, आप ना फटाक से अपना टेस्ट करा लो, 50% अपन श्योर हो जाएंगे तुम्हारा, तो ओके, फिर इस पे फोकस करेंगे। तो जब मैं ये लाइन बोलती हूँ तो अपना क्लियर कर लो, फिर इस पे फोकस करेंगे, तो वो करा लेते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं, बट पहले से बेहतर हुई हैं। कुछ कपल ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैडम मेरा भी टेस्ट करवा दो, इसी का ही हो रहा है केवल। कोई एक लाइन जो आप अपने जूनियर्स को या फिर ऐसे जो नीट एस्पायरेंट्स आजकल हैं उनको बताना चाहो आईवीएफ को लेके या गायनेकोलॉजी को लेके? नीट एस्पिरेंट्स को तो मैं सबसे पहले बोलूँगी कि वो एमबीबीएस मेडिकल फील्ड में अगर जाना चाह रहे हैं वो, तो बहुत ही माइंड को अपने स्थिर रखें और अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करें। और तैयारी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले तो उनको अपना माइंडसेट ठीक रखना है, डिप्रेस नहीं होना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो सबसे कठिन पार्ट जो आपको लगता है उसको आप टाइम निकाल के पहले सही कर लीजिए, है ना। जैसे फिजिक्स को लेके थोड़े बच्चे डरते हैं, तो फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप उसको बायो के समानांतर नहीं तो कम से कम एक एवरेज लेवल पे उसको लेके आ जाएं, उसमें डाउन ना रहें। है ना। मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता था कि फिजिक्स का एक मैकेनिक्स वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक है, तो होली की छुट्टी में पूरा सब लोग छुट्टी पे गए, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी इस होली की छुट्टी में, मैं मैकेनिक्स को अपने कम से कम इस लेवल तक ले आऊँ कि इसमें वीक तो ना ही रह जाऊँ। तो इस तरीके से आपने वीक पॉइंट पकड़िए और उनको स्ट्रॉन्ग करते जाइए। और मेरा था कि शॉर्ट नोट बनाती थी, जो पॉइंट मेरे बहुत मुझे भूल जाती थी मैं, तो उनके शॉर्ट नोट बनाए। अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो पॉइंट मैं भूल जाती थी वो मेरे मतलब रिफ्लेक्स में आ गए। ओके। तो वही चीजें आज भी हैं, कुछ पढ़ाई अलग हुई होगी बट ये बेसिक्स आप फॉलो कर लीजिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने कई सारे मिथ्स को बस्ट किया, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की। अगर मेरे इस पॉडकास्ट के माध्यम से 10 लोग भी इससे बेनिफिट हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज हमारा ये करना फ्रूटफुल रहा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरी बात वो जानना भी नहीं चाहते हैं, तीसरी बात वो सोच के बैठ गए कि हमें अब शायद कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में। तो अगर उनको यहाँ से एक रे ऑफ होप मिलता है, आई थिंक हमारा ये आज का सेशन करना बहुत सक्सेसफुल ही रहेगा, मतलब हमारे इसका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। बाकी मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके साथ बातचीत करूंगा। तो आपने जैसे बताया, एक तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सरोगेसी करने के लिए या दूसरे के साथ जो भी करना है चीज़ें, उस पर तो मैं उस पर बात कर लूँगा उस पर। बाकी आपके हॉस्पिटल में और क्या क्या चीज़ें हैं उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या आप फ्री कर रहे हो लोगों के लिए, क्योंकि एक तो ये हो गया, दूसरा एक CSR भी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अपने हॉस्पिटल में सिर्फ पैसा नहीं, बाकी आप ऐसे कुछ वर्क के लोग हैं जिनके लिए आप कुछ चीज़ें फ्री भी रखते हो, चाहे वो मेडिसिन हो हैं, क्योंकि आप लोग इतने सारे कैंप्स भी करते हो, मैंने देखा है। आपने आई चेकअप भी किया, अभी आपने कुछ दिन पहले एक जनरल चेकअप भी किया लोगों का, BP और इन सब के लिए आप करते ही हो सारी चीज़ें, तो ये उन्हीं में आ जाता है। क्या आपका प्लान रहेगा, तो उस पर भी आई थिंक हम बैठ के एक बार बात कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हो सकता है कि आपके इस एक शेयर से किसी एक जिसको ज़रूरत हो इस चीज़ों की, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।